क्या है? जगह दो भाई, आगे बैठ जाओ। बैग निकाल रहे हैं? हाँ हाँ निकालो निकालो, जगह दो भाई आगे। डीपी के क्वेश्चन तो इजी आ रहे हैं, कोई टफ तो नहीं होंगे। सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो? कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, करेक्टली सॉल्व हो रहे हैं। जहाँ जहाँ लग रहा है कि ये प्लस माइनस मिस्टेक हो रही है, मेरे से पूछ लो सर इसका एक्चुअली आंसर क्या है, क्लैरिफाई कर लो, सो दैट कि ये कहीं डाउट आपका आगे जाके दिक्कत ना कर दे। ठीक है, जो कोई लग रहा है आपको समस्या है तो आप क्वेश्चन पूछ लो, बढ़ते रहना चाहिए आगे। पहले इसकी जड़ में जाएंगे, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस। ये रटाफिकेशन लगता है मोस्टली बंदों को, पर एक्चुअल में हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एक्चुअल में ये वाला जो चैप्टर है ना, ये क्लासिकल जेनेटिक्स की बात करता है। क्लासिकल जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? जब माइक्रोस्कोप्स उतने डेवलप नहीं हुए थे, हम सिर्फ थ्योरी स्टैटिस्टिक्स पे काम करते थे। बाद में जैसे ही माइक्रोस्कोप हो गया, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, बाकी जो माइक्रोस्कोप डेवलप होते गए, टेक्निक्स डेवलप होती गई, डीएनए को आइसोलेट करने की टेक्निक आ गई, डीएनए को सीक्वेंस करने की टेक्निक आ गई, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, हम इस चीज़ को समझने लग गए, प्रोटीन कैसे बनते हैं इस चीज़ को समझने लग गए। तो हमें फिर इसका आइडिया हो गया कि क्लासिकल जेनेटिक्स के पीछे साइंस क्या थी। तो इसका जस्ट अगला जो चैप्टर है वो किसकी बात करता है? वो मॉलिकुलर बेस की बात करता है कि एक्चुअली अंदर क्या हो रहा है, और ये बाहर की बात करता है कि भाई स्टैटिस्टिक्स में क्या हो रहा है। इसी वजह से ये चैप्टर क्या लगता है अपने को? टफ लगता है। और कमाल की बात ये, वो क्या साइंटिस्ट रहे होंगे जिन्होंने अंदर से जाने बिना भी सब कुछ एक्चुअली डेटा दे दिया उन्होंने। अच्छा, बात कर रहे थे क्वेश्चन सॉल्व की बर्डन ज़्यादा हो रहा है। मैं एवरीडे 3 मॉक टेस्ट सॉल्व करवा रहा हूँ जो जो मेरे कॉन्टेक्ट में बच्चे हैं। अगर आप एवरीडे 3 मॉक टेस्ट नहीं कर रहे, यू आर नॉट डूइंग इनफ। कोई दिक्कत नहीं है, स्वेट इज बेटर देन ब्लड, होन दो। हाँ अच्छा, हाँ क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए उन्होंने, यस यस। वो कोई वो नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता अपने को, फ़ायदा कुछ नहीं है। 3 घंटे वो बेटर था, 180 क्वेश्चन बेटर थे वो। क्या हुआ? बच्चे आते हैं कि सर अब क्या करें, अब रिवीजन करें नए टॉपिक। मैंने कहा क्वेश्चन एवरीडे 3 मॉक टेस्ट, सब पॉसिबल होता है। हाँ 7-8 घंटे, आप ना 6 घंटे में कर दोगे अब, क्योंकि बायोलॉजी में अगर आप देखते हो टोटल 100 क्वेश्चन करने में मुझे नहीं लगता कि 50 मिनट से ज़्यादा लगेंगे, मुझे नहीं लगता। तो क्या 1.5 घंटा हम, मतलब 150 मिनट, क्या 2 या 2-2.5 घंटे हम पूरी बायोलॉजी को नहीं दे सकते एवरीडे? और सोचो 2.5 घंटे में हर बार आप 3 बार क्या बोलते हैं बायोलॉजी को रिवाइज कर रहे हो क्वेश्चन बेस, सोचो। और ऐसे 10 दिन लगातार हो जाए बायोलॉजी ऐसी। अपने को लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उसको इमीडिएटली पढ़ लो, उसके पीछे का साइंस पढ़ लो आप। तो एवरीडे मिनिमम 2 मॉक टेस्ट तो होनी चाहिए। 3 चलो ठीक है, आप मानते हैं कि रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता, क्वेश्चन देखने का टाइम नहीं, 2 तो एवरेज चाहिए। और यही तो है स्पीड एंड एक्यूरेसी, सारा खेल ही स्पीड एंड एक्यूरेसी का है। तो कोई बात नहीं, प्रेशर दो थोड़ा सा, ग्रेफाइट के ऊपर प्रेशर देंगे तब ना जाके डायमंड बनेगा, है कि नहीं? थोड़ा सा प्रेशर तो देना ही पड़ेगा। अभी प्रेशर ले लोगे तो वो वाली बात, अगर ये श्योर हो गया कि एमबीबीएस क्लियर है तो आपको अगले 6 साल ये देखने की जरूरत नहीं है कि अब क्या करें, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, अब क्या करें 12th में, 12th के बाद ही अब क्या करें। फिर वो बीएससी पूरी होगी, बीएससी सीयूईटी के थ्रू करें, किसके थ्रू करें? अच्छा बीएससी अब क्या करें, बीएड करें कि एमएससी करें? बीएड करते हैं तो एमएससी छूट रही है, एमएससी कर रहे हैं तो बीएड छूट रही है, समस्या। कोई 2 बंदे 4 बंदे वो होते हैं ना गांव में, कुछ बंदे होते हैं, कौन से बंदे होते हैं गांव में? जो सारे फॉर्म भरते हैं, आसपास के हमारे जो पड़ोसी या कुछ ना कुछ कोई होते हैं क्या, है ना, वो आप बचपन से देखते आ रहे हो, फॉर्म भर रहा है सरकारी नौकरी के लिए, वो बचपन से ये काम करता है, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ठीक है, और एक्साइज हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया,
ठीक है, चेन्नई का सब इंस्पेक्टर हो गया, दिल्ली का हो गया, नोएडा, सब जगह जहां पोस्ट निकल रही है अब रैंडमली भर रहा है, उसका ये काम है। वो कहीं चाय पे बैठा होता, अरे तुम लोगों ने क्या जिंदगी देखी, ये कर लेना बोले, वो कर लेना, आप उसकी बात सुनते हो? होता है, कोई ना कोई तो मिल जाता है, ऐसा जरूर होता ही होता है ना, जिसको ऑलराउंडर बोलते हैं। नहीं, एक्सपीरियंस मैटर करता है, उनका फेलियर का एक्सपीरियंस लो कि कहाँ नहीं करना है, कहाँ नहीं करना, क्या करना है वो पूछने की जरूरत नहीं है उनसे, वो क्या क्या कर रहा है वो नहीं करना, वो नहीं करना है। कि नेगेटिव अप्रोच होती है, नेगेटिव अप्रोच लेके चलना होता है। एक्सपीरियंस होता है, नो डाउट, ऐसी बात नहीं कि बंदे बुरे होते हैं, बट उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती, उनको क्या नहीं मिल पाती, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। वो इसी वजह से परेशान होते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। वो करते करके उनके हाथ से ना टाइम रेत की तरह निकल जाता है, ये एक समस्या हो जाती है। इसी वजह से वो जो है टाइम और इतना जो प्रेशर है, और वो घर वालों का अजीब सा प्रेशर, जो कि आप कहेंगे नहीं बट आपके ऊपर प्रेशर वो इनविजिबल फोर्स की तरह आता रहेगा। एक बार MBBS एंटर, अगले 5-6 साल सब साइड लाइन, आपकी ज़िंदगी अपनी आराम से चल रही है। आपको एक ही चीज़ पढ़नी है, पढ़ना है। अरे इसको स्क्रीन को बाद में देख लियो, मेरे को देख ली पहले चचा, घुस जाए इसको, कोई बाइनोकुलर दे दूंगा कल ला के, वहीं से देख लिए, समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो काम मत करो, लाइफ तो लेसन दे ही देगी, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से लेसन ले रहे हो तो गुड है, अच्छे से नहीं ले रहे तो फिर तो दिखाई देगी। ट्रेलर दिखाने वाली है लाइफ, 7 मई के बाद ट्रेलर दिखाने वाली है। आप 8 मई होपफुली मेरे से मिलने आओगे, पक्का आओगे मिलने मेरे से, इतना तो कर ही सकते हो, यस और नो? यहीं मिलूंगा, आप टेंशन मत लो। कोई एक दिन कोई बात नहीं, एक दिन अपना आराम से रेस्ट करना, मंगलवार को आ जाना, इतना तो कर ही सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? आप आओगे मिलने मेरे से, बताइए, जैसे भी मर्जी गाइडेंस लेनी है। नीट तक की गाइडेंस तो मेरा अब तो काम है ही है। इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो मिठाई खिलाने आ जाना, 600 से ऊपर नंबर बनते ही तो आप डब्बा ले आना, ठीक है, ऐसे वाला स्केयर वाला। और अगर नहीं बन रहा है तो गोल डब्बा ले आना कि सर क्या है, डब्बा गोल हो गया सर, ठीक है। अब क्या करें, दोनों केस में मिलके जरूर चले जाना, जो भी आप डिसीजन लेना, ठीक है। और झोंक दो 10 दिन, लास्ट के 10 दिन कोई कसर मत छोड़ो। 15 दिन है, 15 दिन एवरी डे अगर आप 2 मॉक टेस्ट करते हो तो 30 मॉक टेस्ट हो गए। 30 मॉक टेस्ट का मतलब ये है आपके 200 क्वेश्चन है। कितने हो गए, कितने क्वेश्चन है? 6000 क्वेश्चन है ना। 6000 क्वेश्चन से बाहर भी कुछ आ जाएगा यार, कुछ तो मतलब। अभी एक बैच है, वो कहते हैं कि सर बहुत वो हो रहा है, टेंशन हो रही है, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। तो उनके एवरीडे एक मॉक टेस्ट जा रहा है, एवरीडे एक मॉक टेस्ट हो रहा है। मैं उनको मॉक टेस्ट दे देता हूँ, वो करते हैं, मॉक टेस्ट दे देता हूँ, वो करते हैं, मॉक टेस्ट देता हूँ, वो करते हैं। वही 3 घंटे एवरीडे ग्राइंडिंग हो रही है। टूट गए हैं 3-4, वही टूट गया हूँ अंदर से, वही वाली बात होगी उनसे। मैंने कहा आखिर कब तक, ब्रेक पॉइंट तुम्हारा कब तक है, देखने दो मेरे को। कुछ नहीं, 6 से 7 मॉक टेस्ट में बिल्कुल टूट गए। अब कहते हैं सर अब तो आदत ही होगी, कोई दिक्कत ही नहीं, आने दो। पहले 500, 300, 400, 450, फिर धीरे धीरे 550, फिर धीरे धीरे 600, अब 6 से 650 के बीच में डोल रहे हैं। अब कोशिश तो यही है कि 650 से ऊपर चले जाएं। 600 से नीचे का तो चांसेस कम भाई नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर देम। एवरीडे अगर एक मॉक टेस्ट देंगे ऑफिशियली और एक उनको प्रैक्टिस के लिए होता है, 2 मॉक टेस्ट कर रहे हैं। वही एक मंत्र है जो मैं मंत्र देता हूँ, स्वेट इज बेटर देन ब्लड। समझ में है? ये जो पसीना बहाओगे 100 गुना अच्छा है।
खून बहते देख नहीं पाओगे, ब्लीडिंग होती है बहुत तगड़े वाली, समझ नहीं पाओगे, तो वो चीज़ आने मत दो। और जब अपना बेस्ट देते हो फिर आपको टेंशन नहीं होती, चाहे आपके 500 नंबर आए चाहे 300 नंबर आए, अपना बेस्ट देना होता है, ठीक है। उसके बाद भगवान आपके साथ अच्छा ही करता है हमेशा। बेस्ट, काम चोरी नहीं होनी चाहिए उसमें, और बिल्कुल मुंह छिपा के तो बिल्कुल नहीं बैठना होता। आधे बच्चे क्या बोलते हैं, एक दूसरे के पीछे बैठ रहे होते हैं, हाँ देख लो सामने देख लो, हाँ हाँ तुम्हें बोलो, हाँ ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर की बजाय सब पता चलता है यहाँ से। तो मुंह नहीं छुपाना होता, फेस करो, काम चोरी नहीं करनी है, फालतू के पचड़ों से बाहर निकलना है। 8 मई में दोबारा पड़ जाना कोई दिक्कत नहीं है, जब डूबना ही है कुएं में तो 8 मई को कूद जाना, अभी नहीं। फालतू के जो पचड़ों में जो कूदने वाली बातें होती है बाद में कूद लेना, अभी नहीं कूदना, ठीक है। प्रिंसिपल इनहेरिटेंस में वापस हम पॉइंट पे आते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, कोई फिनोटाइप क्या होते हैं, चलो बताओ। किसी की हाइट ज्यादा है तो ये क्या है, फिनोटाइप है। किसी की हाइट कम है, क्या है, क्या लगता है क्या रीजन होगा इसका, इसके पीछे जेनेटिक्स क्या होगी, आप ही बताओ चलो। हाँ जीन्स, कौन सा जीन करता कौन है एक्चुअली बताओ। हमारे नहीं, हमारे केस में हाइट कौन बढ़ाता है, ग्रोथ हार्मोन को ऊपर और कौन कंट्रोल करता है, कौन, हाइपोथैलेमस जो रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यस और नो। थायरोक्सिन करता है, थायरोक्सिन भी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है, यस और नो। अगर ये थायरोक्सिन बनाने वाले पाथवे में 4 जीन आते हैं, फॉर एग्जांपल 4 एंजाइम आते हैं, उन 4 एंजाइम में से एक एंजाइम को मैंने ब्लॉक कर दिया, क्या लगता है, हाइट डाउन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाइट डाउन हो जाएगी। अब ये हाइट एक वजह से नहीं होती, हाइट के लिए बहुत सारे जीन रिस्पॉन्सिबल है, अपने को पता थायरोक्सिन बनाने के लिए बहुत सारे जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए, तो ग्रोथ हार्मोन का जो जीन है वो हाइट को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल देखा जाए तो उसी की वजह से हो रहा है। हमारा जो स्किन कलर है वो किसकी वजह से है, मेलानिन या मेलाटोनिन, मेलानिन की वजह से, किसकी वजह से है। तो जो अब यहाँ पे मेलानिन सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स कौन कौन से हैं जो मेलानिन को सिंथेसाइज करते हैं, 1 2 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उसमें से एक भी हो गया तो पूरा पाथवे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, काम करना बंद, समस्या हो सकती है, यस और नो। समझ में आया कि नहीं है। हेयर के टाइप कैसे हैं, जीनोटाइप कैसा है, सॉरी फिनोटाइप कैसा है, कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं या फिर वेवी हैं, तो ये क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, फिनोटाइप के पीछे का रीजन क्या है, जीनोटाइप जिसको बोलते हैं। जीनोटाइप दिखाई तो देता नहीं है, बट जीन्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है, जो जीन है वो जीनोटाइप होता है, बताओ कौन से। केराटिन प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन कितना हो रहा है, उसका डिपोजिशन का पैटर्न क्या है, उस वजह से क्या बन जाएगा, हेयर का स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ में आया। तो हर एक फिनोटाइप के पीछे कहीं ना कहीं प्रोटीन्स और एंजाइम का योगदान है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं है। किसका योगदान है, प्रोटीन या फिर एंजाइम्स। एंजाइम भी क्या होते हैं, प्रोटीन ही तो होते हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड कैटालिटिक प्रोटीन, मैं ये बोलता हूँ एक्चुअली, एंजाइम और प्रोटीन की बजाय मैं क्या बोलता हूँ, कैटालिटिकल प्रोटीन्स और स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल कौन सा, कोलेजन, कौन सा हो गया, कोलेजन। फॉर एग्जांपल अगर किसी का जो स्किन है वो डेड हो जाएगा जल्दी, डल हो जाएगा एजिंग के साथ, वो किस पे मैटर करता है, जिसके ऊपर स्किन टिकी रहती है, और स्किन टिकी रहती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। किसके ऊपर टिकी रहती है ना, डर्मिस हो गया, फिर एपिडर्मिस हो गया, फिर डर्मिस हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन को जोड़ने के लिए ऐसे क्या होते हैं, पिन प्रोटीन्स होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, स्टेपल करके जोड़ देते हैं उसको, स्किन को, यस और नो। अच्छा, अगर स्किन ये वाला प्रोटीन, एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा फिनोटाइप है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को डर्मिस के साथ जोड़ने वाला अगर प्रोटीन नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत डेंजरस होती है, बहुत डेंजरस होती है, ठीक है। एक छोटा सा प्रोटीन फिनोटाइप को कैसे चेंज कर देता है ना। नहीं नहीं, उसी से रिलेटेड है,
देख लेते हैं। एक और डिजीज थी, बात नहीं, थोड़ा सा ऐसे मत करो, ठीक है? अब क्यों आए हो तुम? बहुत कम क्लासेस में दिखते हो। आते हो? अभी करते हैं बात, कोई बात नहीं, क्लास के बाद बात करते हैं। बीएससी है कुछ ऐसे करके है, एक मिनट मेरे को डिजीज का नाम देखने दो। स्किन स्केल, नहीं 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 नहीं, वो नहीं, स्किन, अब मेरे को ये देखने दो कौन सी बता रहा हूँ। नहीं, स्किन स्केल्डर सिंड्रोम है कुछ ऐसे करके होता है, जेनेटिक्स में होता है एक, ठीक है? अभी मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा, बट होता उसमें यही है कि स्किन क्या बोलते हैं, ऐसे वो होने लग जाती है, ऐसे ऊपर की बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर वो टिकती नहीं है, तो जैसे वो करोगे, जैसे कोई जोर से ऐसे पकड़ेगा उसको और ऐसे खींच देगा, स्किन उतर जाएगी, समझ लो उसकी। इसके ऊपर एक एपिसोड भी आया था उसके ऊपर, डिस्कवरी के ऊपर। एक सिंगल म्यूटेशन, एक सिंगल प्रोटीन की वजह से ऐसा हो गया, क्योंकि ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर स्किन स्टेपल नहीं हो पाई, स्टेपलिंग प्रोटीन नहीं आ पाया। ये कोई बात हुई? मतलब ये कोई बात हुई? इतना आप, ये जीनोटाइप अगर छोटा सा हो जाए और म्यूटेशन क्या हो सकती है आपको पता नहीं। तो एक तो सबसे पहले ये चीज़ हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हम सही सलामत हैं, ठीक है? तो ये सोचने की जरूरत नहीं है बाई बर्थ इंटेलिजेंट हैं कि नहीं है। इंटेलिजेंट तो आप पढ़ते पढ़ते अपने आप ही हो जाओगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हार्ड वर्क करते रहो, इंटेलिजेंट हो जाएगी आप, ठीक है? ये देख लो कितने बिल्कुल तक जाता है ये स्किन स्केल्डिंग, पूरी बॉडी, मतलब थोड़ा सा भी ऐसे कर दो हो जाता है। वैसे ये इन्होंने जो साइन दिखाए हैं, सिम्टम्स जो दिखाए हैं, ये एक्चुअल में क्या बोलते हैं, स्टेफ इन्फेक्शन के हैं। स्टेफ मतलब स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन होता है एक, ठीक है, उसके हैं। आगे आपको जरूर देखने को मिलेंगे अगर आप, है ना? तो हर एक चीज की क्या होती है, एक फिनोटाइप होती है और एक क्या होती है, जीनोटाइप होती है, ठीक है? अब यहाँ पे जीनोटाइप वो होती है कि अपने को दिखता कैसे। ये क्यों नहीं आ रहा? हाँ अब ठीक है। पहले साइंटिस्ट को नहीं पता था कि जेनेटिक जो एक्चुअली जीन किससे बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, आरएनए से बने होते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि प्रोटीन काम कर रहा है, डीएनए काम कर रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने अपने हिसाब से डेटा को करके एक्यूमुलेट करके उसका स्टैटिस्टिक्स करके मैथमेटिक्स करके उन्होंने क्या बोलते हैं डेटा दे दिया कि ऐसा है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ये सब कुछ है, ऐसे करके उन्होंने बता दिया था। समझ में आया? बट एक्चुअल में ये जो पता चला था कि ये जो जीनोटाइप काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है, कैसे रेप्लिकेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन अपना फंक्शन करता है, तब जाके फिनोटाइप आता है, ये बाद में पता चला था। समझ में आया? ये समझ लो प्रिंसिपल जानने से पूरी पूरी हिस्ट्री और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये हिस्ट्री है। इसमें एक बहुत ही शानदार साइंटिस्ट जिसका नाम है जॉन, ठीक है, बड़ा ही बढ़िया साइंटिस्ट था। अपना जो है मैथमेटिक्स में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद क्या बोलते हैं, फॉर्म भरने गया, फॉर्म भर रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू से रिजेक्ट, हर जगह से रिजेक्ट। इसने सोचा कि अब तो कोई काम है नहीं, वापस आते हैं। वापस उसको एक चर्च में क्या बना दिया गया, प्रीस्ट बना दिया गया, फादर जिसको बोलते हैं।
कि अब यहीं बैठ भाई, तेरा कोई काम नहीं हो। अब उसको मैथमेटिक्स तो आती थी, तो क्लरिकल काम करता रहता था वहाँ पे, क्लर्क बन गया, मतलब वहाँ पे फादर भी नहीं, फादर के नीचे जो क्या बोलते हैं, जो होते हैं क्लर्क, जो काम करते पूरा संभालते हैं, वो बन गया। अब साइंस वाले बंदे हैं, टिका कहाँ जाता है, कहता मैं ना ये चर्च है ना जो इसके आसपास जो ज़मीन बची है इसमें मैं अपनी खेती करूँगा, कहता। तो बढ़िया सब्जियां वगैरह लगाने का काम करता था, सब्जी वगैरह भी खुद देखता था वहाँ पे, सो दैट कि वहीं पे सब्जी खा के अपना काम चल जाए, बाहर ना जाना पड़े, कॉस्ट के हिसाब से, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। फिर उसने कुछ ना कुछ पैटर्न्स देखने शुरू कर दिए, मैथमेटिक्स था तो पैटर्न देखना शुरू कर दिया, अच्छा ये पैटर्न है। फिर धीरे 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 उसने क्या बोलते हैं 7 साल तक, 7 ईयर्स तक, 7 ईयर्स अराउंड ये मान के चलो कि 1856 से 1863 तक 7 to 8 ईयर्स उसने काम किया। मटर उगाए उसने मटर उगाए पहले, ये आप इसको मटर समझ लेना। फिर इससे सीड इकट्ठे किए, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये टॉल का है। फिर इधर से ड्वार्फ लगाए, उसके सीड इकट्ठे किए, समझ में आया। इनको इकट्ठा करता गया, प्योर लाइन बनाई इनको, इसको और उगाता गया, सिर्फ टॉल इकट्ठा करता गया, बाकी फिल्टर करता गया, ठीक है। इसमें ड्वार्फ इकट्ठा करता गया, बाकी जो मिक्सअप हो रहे थे वो उनको क्या करता गया, वो आइसोलेट करता गया, फिर उनको अगली जनरेशन में उनको लगाता गया। ऐसे करके हर एक जनरेशन उसने कम से कम 6-7 जनरेशन लगाई उसने, हर एक सिंगल करेक्टर के लिए 6-7 जनरेशन। तो उसने कितने वहाँ पे करेक्टर लिए थे अगर देखा जाए तो, कितने पेयर्स ऑफ जो कंट्रास्टिंग करेक्टर थे, 7 थे टोटल। एक्चुअल देखा जाए तो कितने थे, फिनोटाइप कितने थे, 14 फिनोटाइप थे। कमाल की बात है। तो हर एक के कम से कम 6-7 जनरेशन करना, और 14 उसने 98 बार मटर उगाए थे बिना एक्सपेरिमेंट के, सिर्फ प्योर लाइन बनाने के लिए। फिर उसके बाद उसने मिक्सअप करना शुरू किया 2-2 करेक्टर को, 1 से 2 करेक्टर। उसको कम से कम उसने कितनी बार किया, 4 से 5 बार। पहले क्या बोलते हैं, पेरेंट्स हैं उनका इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग किया, मिक्सअप नहीं, सेल्फ वो ना हो जाए, कहीं पॉलिनेशन ना हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, हटाता गया, फिर वो करता गया, ठीक है। तो ये वाले जो क्या बोलते हैं, जो काम है वो लगातार करता गया, आगे जनरेशन ऐसे काम चलता गया उसका। कम से कम उसने ये मान के चलो कि 1000 बार उसने क्या किया था, मटर लगाए थे, 1000 टाइम। 1855 से लेके 1863 तक उसने ये काम किया था। उसने पेपर पब्लिश किए, पेपर पब्लिश करने के बाद किसी को समझ ही नहीं आया। मैथमेटिक्स वालों को इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि उनको बायोलॉजी नहीं आती थी, बायोलॉजी वालों को इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि उनको मैथमेटिक्स नहीं, दोनों के हाथ से गया हो। और कमोबेश उसी टाइम डार्विन की एक थ्योरी चल रही थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, स्पीशिएशन। उस टाइम बवाल मचा रखा था डार्विन ने, हर जगह से क्या बोलते हैं बवाल मचा हुआ था। रिलीजियस पर्सन ये बोल रहे थे कि भाई ऐसे कैसे स्पीशिएशन हो जाएगा यार, कमाल कर रहे हो तुम यार, जो ऊपर से बन गया अब तो रेडी है वही है, ये तोते ही होते हैं, कब से तोते ही थे। वो कहेगा, उसने बोला कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। गैलापागोस आइलैंड में गया था, बीगल नाम के क्या बोलते हैं जो हमारे HMS बीगल नाम का उसका एक शिप था, क्रू मेंबर्स थे बहुत सारे, 10-10 साल बाहर ही रहता था वो। उसने जब बुक लिखी स्पीशिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दुनिया हिल गई थी कि ऐसे हो ही नहीं सकता। रिलीजियस तब लड़े, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, उधर बवाल मचा हुआ था तो इसको किसी ने पूछा ही नहीं बेचारे को, ये इसकी गुमनाम मौत होगी। 1880 के अराउंड इसकी गुमनाम मौत होगी। 3 साइंटिस्ट को इसका काम रीडिस्कवर करने के लिए उसके बाद 40 साल लगे अप्रोक्सीमेटली। 3 साइंटिस्ट लगे इसका काम संभालने में, रीडिस्कवर करने में, अलग अलग। देखना उसमें क्या नाम लिखा है उन्होंने, कहीं कॉरेंस तो नहीं है कहीं, शेमार्क तो नहीं है, देखो कहीं ह्यूगो डी वरीज तो नहीं है कहीं, देखना ह्यूगो डी वरीज ने कोई और भी थ्योरी दी थी, डिसकंटिन्यूस थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, है ना, यस और नो। इन 3 साइंटिस्ट को इंडिपेंडेंटली कितना टाइम लगा, 1900s में, यानी कि ऑलमोस्ट 37 साल बाद 3 साइंटिस्ट का दिमाग लगा, तब जाके इसका काम रीडिस्कवर हुआ। ये साइंटिस्ट था वो, इसी वजह से उसको फादर ऑफ
जेनेटिक्स बोलते हैं, रीजन नहीं था। ये थी बात। और हम ऐसा करते हैं कि सर ये 1863 याद करना जरूरी है क्या, हम ये बात करते हैं। हम ये कभी नहीं देखते कि 1863 के बाद 37 साल लग गए थे 3 साइंटिस्ट को, और ये साइंटिस्ट को दोबारा रीडिस्कवर करने में काम। इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं करते, इसी वजह से हमें याद भी नहीं होता ये चीज़। अगर थोड़ा सा दिमाग ढंग से देखा होता है, थ्योरी बनाई होती कि अच्छा ये काम है, तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है भाई। 1% याद करने की जरूरत नहीं है उसको। बताओ याद करने की जरूरत थी ये? 1856 से लगे पड़े होते, सर कितने भी काम किया, दिखा दिखा जल्दी से। उस टाइम की ना आप देख लेना, डार्विन ने बुक कब लिखी थी, आपको याद हो जाएगा उसी टाइम। अरे भाई क्या है, तो बुक का नाम क्या था? बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। एटीन 1887। देखो कितनी बुक्स लिखी थी इसने। देखो उसी टाइम का है ना ये, उसी टाइम का नहीं है, है ना? 1882। ये रसल वॉलेस ने भी काम किया था, इसका वो था काउंटर पार्ट था, ये कंपटीशन चल रहा था। वॉलेस थ्योरी भी थी एक, इन दोनों ने बाद में फिर डिस्कस किया था, इन दोनों की लड़ाई भी हो गई थी इस चीज़ के लिए। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, चार्ल्स डार्विन। कौन देखो, ऑल्दो होपफुली सर्वेज बॉयज ऑन HMS बीगल। कितनी बड़ी चीज़ है, देखो इतनी दुनिया तो घूम चुका था वो बीगल। अरे हमें कहते ना कोई, अरे परी चौक से लेकर कनॉट प्लेस की सीधी रोड कौन सी? अरे पागल है, मेट्रो पकड़ के जाओ, खत्म। कौन सी रोड की बात कर रहे हैं, किस दुनिया में जी रहे भाई? GPS है कि नहीं है? 1831 से 1836, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 years घर से बाहर, ऑलमोस्ट 5 years घर से बाहर। वो कुछ वो दी हुई हैं। चलो कोई ना जी, ठीक है। व्यूज एंड ओपिनियन, लड़ाई हो गई थी, पूरी लड़ाई हो गई थी, बहुत क्रिटिक्स था। देखो कहीं ना कहीं वही नहीं लग रहा, वही 1856, 1863, उस टाइम जो उसने बुक लिखी थी, उसी टाइम देखो थ्योरी अप्लाइड टू रेसेस ऑफ मैन, 1856, 1850। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये काम? ये चीज होती है। कभी जाके फुर्सत मिले तो पढ़ लेना इसका काम, इसकी कोई देखने की बजाय ना। अच्छा, अगर आपने को जिंदगी कभी सुधारनी होती है ना, तो हिस्ट्री की तरफ देखने लग जाओ। हमारे केस में साइंटिफिक हिस्ट्री, हमारे केस में है ना, वो बेटर है हमारे लिए, वो बेटर है। क्योंकि देखो वैसे ओपिनियन पॉलिटिकल उसके में जाओगे तो वो हमारा फील्ड नहीं है, उसमें परेशान हो जाओगे आप। हमारे लिए बेस्ट ये है कि साइंटिस्ट ने क्या किया गया, उसमें से क्या आइडियाज़ हमारे हो सकते हैं और क्या हम दे सकते हैं सोसाइटी को। सोसाइटी को देंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, टेंशन मतलब। ठीक है, इनको देख लिया करो, थोड़ा सा देख लेना चाहिए इनको, रट्टा नहीं मारना चाहिए। जब फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, ये वाला काम हुआ 1900 के राउंड। फिर उसके बाद ना इन मीनवाइल 1900 के अराउंड, जैसे इन 3 साइंटिस्ट ने, शेमार्क, ह्यूगो डी व्रीज एंड कॉरेंस ने, ये 3 साइंटिस्ट ने काम किया। उसी टाइम 1903 से 1905 तक 2 साइंटिस्ट और आए, उन्होंने बोला क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि ये वाले जो आपके फैक्टर्स है ना, ये जो बोल रहे हो तुम फैक्टर, ये जीन, कुछ ना कुछ बोल रहे हो, कुछ तो बोल रहे हो, कहता है ये फैक्टर है ना, ये क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। क्योंकि जैसे जैसे क्रोमोसोम बिहेव कर रहे हैं ना, वैसे वैसे तुम्हारे जीन बिहेव कर रहे हैं, और जैसे जैसे जीन बिहेव कर रहे हैं वैसे वैसे तुम्हारे, उस टाइम फैक्टर बोलते थे उसको, क्या बोलते थे उसको? बाद में उसको एलील बोला गया। बाद में क्या बोला गया उसको? फैक्टर मतलब एलील, एक ही बात है, समझ में आया? करेक्टर मतलब जीन, एक ही बात है। सटन एंड बोवेरी ने उसने बताया था कि ये जो क्रोमोसोम है ना, ये एनाफेज 1 में जा रहे हैं, आपके फैक्टर भी एनाफेज 1 में क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं।
ये गैमेट, जैसे जैसे गैमेट बन रहे हैं आपके, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपके फैक्टर जा रहे हैं। तो उसने दोनों को अलाइन किया और देखना एट द एंड ऑफ ड्रोसोफिला के पास, चैप्टर के पास देखना क्या लिखा हुआ। कौन सा? मेंडेलियन प्रिंसिपल को वेरीफाई किया था, सटन एंड वॉवरी ने वेरीफाई किया था कि देखो कैसे आपके जीन अलाइन हो रहे हैं क्रोमोसोम के साथ। अब यहां पे समस्या फंस गई, ये थ्योरी है, लड़ाई हो गई। क्रोमोसोम तो 3 चीजों के बने होते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? ये पंगा फंस गया। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं साइंटिस्ट के उस टाइम पे, कोई कुछ बोल रहा है। इतने में ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट 1928 में उसने बोला, ये एक्सपेरिमेंट दिया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। उसने बोला कि मेरे हिसाब से तो कोई ना कोई मटेरियल ऐसा है जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल चल रहा है। उसने कहीं ना कहीं ये बता दिया, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि डीएनए है, पर वो वेरीफाई नहीं हो पाया। फिर उसके बाद उसके काम को समझने में फिर से 3 साइंटिस्ट लगे। ग्रिफिथ भी कम नहीं था, बहुत तगड़ा साइंटिस्ट था वो। 3 साइंटिस्ट लगे, उनको भी 5 साल लगे। 1942 से देखा जाए तो 1938 से, हाँ 33 से लगे थे ना, 7 साल लगे, 6-7 साल लगे थे उनको, 44 तक। हाँ देख लो, 3 साइंटिस्ट को इतना टाइम लगा, इंडिपेंडेंट, साथ में काम नहीं किया था, इंडिपेंडेंट काम किया था। देखो कौन कौन से साइंटिस्ट थे वो? ओसवाल्ड, आइवरी एंड मैकलाउड। अब यहां पे क्या बोलते हैं, इन 3 साइंटिस्ट ने बताया कि भाई आपका ये काम जो है ना, मेरे को लग रहा है कि शायद डीएनए है, पर आधे साइंटिस्ट माने नहीं, कहते ना आपका एक्सपेरिमेंट बात से बन नहीं रही है। फिर हर्शे एंड चेज, 2 अलग अलग साइंटिस्ट ने, मार्था चेज एंड अल्फ्रेड हर्शे, इन दोनों ने काम किया, ठीक है। तो हर्शे एंड चेज को खुद को देखते हैं ना हम कि वो कौन थे, एक्सपेरिमेंट क्या देखना है, शक्ल देख के थोड़ा सा ज़्यादा हम कनेक्ट कर पाते हैं। लेडी थी मार्था चेज, उसने बताया था कि डीएनए ये थी, ये अल्फ्रेड हर्शे है, ये मार्था चेज, ठीक है। इन्होंने काम शुरू किया था। फिर उसी के साथ क्या बोलते हैं, फिर इसने बताया था कि फाइनल कि भाई डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, इसने बताया था। फिर उसके बाद जब ये वाला काम हुआ, फिर उसके बाद डीएनए की स्ट्रक्चर, उसके लिए क्या बोलते हैं, रोजालैंड फ्रैंकलिन नाम की एक लेडी थी, ठीक है। ये इसने डीएनए के ऊपर काम शुरू किया कि डीएनए अगर है जेनेटिक मटेरियल तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। देखो एक आंसर करता गया, दूसरे ने उस आंसर को आगे बढ़ाया, क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन का जब आंसर करते थे, दूसरा क्वेश्चन एक अराइज हो जाता था। अच्छा डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है, अच्छा स्ट्रक्चर अगर ऐसी है तो वो रेप्लिकेट कैसे करता होगा, अच्छा वो रेप्लिकेट करता है तो आगे आरएनए कैसे काम करता है, अच्छा आरएनए करता है तो फिर प्रोटीन कैसे बनता है, अच्छा अगर प्रोटीन बनता है तो फिर वो डीएनए से आरएनए बनाने में कैसे हेल्प करता है। एक एक क्वेश्चन का पूछते 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 आज हम ऐसे लेवल पे हैं, हम डीएनए को एडिटिंग कर सकते हैं, आज हम इस लेवल पे हैं, ठीक है। इसने क्या था, एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था फोटो 53 नहीं थे, 51 था, ये थी, ये फोटो थी, वो ये फोटो थी, फोटो 1951, दैट्स वाई, है ना। 1952 में पूरा अच्छे से हर्शे एंड चेज क्या बोलते हैं उसने काम शुरू कर दिया था। फिर इसके बाद फोटो 51 देखो वो सामने आ भी रहा है, ठीक है। इसी के फिर काम प्लस में और भी बहुत सारे क्या बोलते हैं साइंटिस्ट, आपने सुना होगा एक रूल है जो AT + GC वाला रूल है, सुना होगा, AG + TC, चारगाफ रूल।
चारगाफ रूल और इसका डेटा लेके फिर आए थे कौन से बंदे आए थे, वॉटसन एंड क्रिक। इन दो साइंटिस्ट ने रोजालिंड फ्रैंकलिन का डेटा लेके और चारगाफ का रूल एप्लीकेशन करके उन्होंने क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इसको बाहर भेज दो, बाहर चले जाओ, जाओ जाओ जाओ, जब पानी पी के आओ, जाओ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पानी पी के आओ, जाओ फटाफट एसएप, और जोर से मारना, पानी ठंडा, यहां नहीं, उधर बाहर पी के आना, बाहर पी के आना, बाहर से पी के दोबारा आओ, नहीं उधर से पी के आओ, यहां नहीं मिल रहा तो नीचे जाओ, और मुंह पे थोड़ा सा पानी मार देना ठंडा, गर्म मत मार देना, गल जाओगे। ये इन्होंने फिर थ्योरी दी, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दे तो दिया, फंक्शन कैसे करता है वो नहीं पता। मिचेल्सन एंड स्टॉल ने बताया आगे जाके वो कैसे सेमी कंजर्वेटिव आप रट्टा मारते हो। आपने उसकी क्रोनोलॉजी लिखी ही नहीं साइंटिस्ट की, शुरू कहाँ से हुआ था, एंड कहाँ से हुआ है, आप बस रट्टे पे रट्टाफिकेशन चल रही है, इतनी इंटरेस्टिंग। अगर इसके ऊपर अगर थोड़ा सा पढ़ना भी शुरू कर दोगे ना तो याद रखने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी, इसको 1% जरूरत नहीं पड़ेगी याद रखने की। आगे जाके जब साइंटिस्ट ने ये काम किया था तो उन्होंने बताया कि जो ऐसे करके जो डीएनए है, ठीक है, हमारे पास हर एक क्रोमोसोम की एक अल्टरनेटिव कॉपी होती है। क्या होती है? अल्टरनेटिव कॉपी होती है। यहाँ पे हर एक के पास सेम जीन होते हैं। अगर यहाँ पे जीन ए है, यहाँ पे भी जीन ए ही होगा। अगर यहाँ पे जीन डी है तो यहाँ पे भी जीन क्या होगा, फिर डी ही होगा। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसको? होमोलोगस। समझ में आया? लोगस मतलब उनकी जो होमो मतलब सिमिलर, एज इट इज सिमिलर है। अब होता क्या है एक्चुअल में, कोई हो सकता, होता तो डीएनए ही है। क्या है ये? डीएनए ही होता है। इससे क्या बन सकता है? आरएनए बन सकता है। इससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अगर वो प्रोटीन फंक्शनल है तो फिनोटाइप आएगा। यस और नो? फंक्शन होगा। मान के चलो ये कलर पिगमेंट प्रोड्यूस करता है ये प्रोटीन, और हो सकता है इस वाले के पास आरएनए या तो बने ही ना, या फिर आरएनए बन जाए तो क्या ना बने, प्रोटीन ना बने। और अगर प्रोटीन ना बने तो क्या पता वो फंक्शनल ना हो, किसी भी स्टेप पे रुक सकता हो। अगर ये चीज है तो ये फिनोटाइप आपका नहीं आएगा। कैसा आना चाहिए था? जो आना चाहिए था पिगमेंट वाला। फॉर एग्जाम्पल ये कलर पिगमेंट है, ये कोई कलर है, पर्पल कलर है फ्लावर का, वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। तो इसको उसने बोल दिया कि ये कॉपी तो भाई जो फंक्शनल है ये क्या है, डोमिनेंट है, और ये वाली जो कम फंक्शनल नहीं है वो क्या है। या तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं, बनेगा तो वो आधा अधूरा बनेगा, या फिर वो कंप्लीटली बन नहीं पाता। क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज खराब हो जाता है। एनी केस में इसको रिसेसिव बोलते हैं। पूरी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इसी पे टिकी हुई है। ये सोल है, ये सोल स्लाइड। इसी को क्या बोला गया? डोमिनेंट। पर ये साइंटिस्ट को पता नहीं था पहले कि ये सब होता है। उन्होंने इस चीज को बोला फैक्टर। आज हम क्या क्या बोलते हैं उस चीज को? जीन। और जीन की एक कॉपी, जीन की दो कॉपी। हो सकता है दोनों ही फंक्शनल हो सकता है जब दोनों फंक्शनल ना हो तो फिनोटाइप आ पाएगा। अगर एक ये हो और एक ये हो तो फिर ये तो आएगा, ये तो अपना फिनोटाइप दिखाएगा। इसको कंपनसेट कर देगा ये कि अच्छा तू नहीं एक कॉपी बना रहा है, मैं दो कॉपी बना देता हूँ, टेंशन मत ले। ठीक लग रहा है ना? गुड। मत किया करो ऐसा, नहीं अच्छा लगता। और किसी को नींद आ रही? बताओ। सर्वांगासन करवा देंगे, बढ़िया, पूरा ब्लड फ्लो हो जाएगा इस डब्बे की तरफ, सब नींद उड़ जाएगी, टेंशन मत लो। अभी करवा देंगे यहाँ पे इधर। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम हैं। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं। उसका एक पूरा पूरा क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है उसके ऊपर। और हो सकता है इधर ई हो सकता है इधर ई हो सकता है इधर एफ हो सकता है इधर जी हो सकता है इधर एच हो सकता है इधर एच हो। कोई कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, जरूरी नहीं है। क्या चीज? हाँ मतलब एफ ही होगा सीधा, मतलब एफ के सामने एफ ही हो गई। लोकस, लोकेशन सेम होनी चाहिए, सेम ही होती है, सेम ही। इसी वजह से जब इनका क्रॉसिंग ओवर होता है एफ और एफ के बीच में ही होगा, एक्सचेंज चलता रहता है। इसी वजह से वेरिएशन आती है। इससे ये रैंडम पैटर्न है। नहीं तो क्या होना क्या चाहिए था? होना ही चाहिए था ना। अगर इसका मैं क्रॉसिंग ओवर करवाऊं, इसको मैंने इधर ले आया, इसको मैंने इधर ले आया, कॉम्बिनेशन बन गया ना। इसको मैंने बोल दिया रिकॉम्बिनेशन, ये बात हुई।
ये रट्टा मारते हैं हम, ये हम रट्टा मारते हैं। ये रिकॉम्बिनेशन है। क्या बन गया, क्या पैटर्न बन गया? अब यही बना ना, ये लो क्रॉसिंग ओवर हो गया। ये इस क्रोमोसोम में था, इस क्रोमोसोम में था, पहले पेरेंट्स में ये था, गैमेट बने उससे, कौन से, ये हो गया वेरिएशन। दैट्स इट, सिंपल है ना। ये चीज है, ये हम रट्टा मारते हैं। अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता कि ये हम रट्टा मारते हैं। ये सर वो फिर वो लिंकेज क्या होती है? जो पास पास में है हो सकता है वो एज इट इज उठ के चले जाएं, ए और बी इकट्ठे चले जाएं, होगी लिंकेज। कोई जितना नजदीक है उतने उसकी लिंकेज के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एज इट इज उठ के चले जाएंगे, ये ए और बी चले जाएंगे, ए बी इधर चले जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, लिंकेज हो जाएगी उनकी। समझ में आया? और क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? देखो ए का कॉम्बिनेशन अलग है, डी का कॉम्बिनेशन फॉर श्योर, इनके रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी। ए और डी के एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में वो इकट्ठे ट्रेवल नहीं करेंगे, ये डोमिनेंट और ये डोमिनेंट इकट्ठा ट्रेवल नहीं करेगा। देखो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, देखो प्लस माइनस हो जाते हैं, उसको हमने क्या बोल दिया, रिकॉम्बिनेशन बोल दिया। जो लिंकेज होती है एज इट इज उठ के दूसरे में चले जाना, तो उसको हमने क्या बोल दिया, लिंकेज बोल दिया। ये चीज लिंकेज का मतलब फॉर एग्जांपल, एक्चुअली यहां पे तो मैंने ये बता दिया कि यहां पे कट लग गया, इधर से कट लग गया, कट पेस्ट हो गया, पर रिकॉम्बिनेज जो एंजाइम है वो छोटे कट नहीं लगाता, वो क्या लगाता है, बड़े कट लगाता। हो सकता है वो बी को भी साथ में ले जाए, तो ये पूरा पूरा उड़ जाएगा। तो ए और बी तो लिंक हुए ना आपस में, क्योंकि उसकी लोकेशन पास में है, तो ए और बी क्या हो गए, लिंक हो गए। इसको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन। जितने पास में होंगे वो क्या होंगे, लिंक्ड जीन। किस कंटेक्स्ट में होंगे, किस वजह से होंगे, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है कट ब्लंट कट मारता है, बड़े कट मारता है। समझ में आया? एक घटिया सा चाकू होता है, तो बेचारा रिकॉम्बिनेज घटिया सा चाकू है, वो बड़े ब्लंट कट मारता है, ये लो शार्प चाकू नहीं है, छोटे बारीक पीस नहीं कर सकता वो बड़ा कट मारेगा, उसको उठा के दूसरे उधर बड़ा कट मारेगा, इधर ले आएगा, उधर कट पेस्ट करेगा। वो एंजाइम कौन सा एंजाइम है, वो कट पेस्ट एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, रिकॉम्बिनेशन वो करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। और क्योंकि क्रॉसओवर हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। कोई बात हुई? प्रोफेज 1 में होती है, पेकाइटिन में होती है, कोई ये बात हुई, कोई टफ था ये चीज आपको बेसिक पता होनी चाहिए। इस चीज को उसने बोला एलिल्स, क्या बोला, और ये एक ही करेक्टर को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है यहां पे मैंने कलर को डिफाइन करने के लिए बोल दिया। कलर कौन सा है, एक कलर है और एक कलर नहीं है। कलर नहीं है को रिसेसिव बोल दिया, इसको मैंने, इसका मतलब ये डोमिनेंट रिसेसिव का मतलब ये नहीं है कि ये मतलब रिसेसिव होता है, रिसेसिव फंक्शनल ही नहीं होता, रिसेसिव जीन फंक्शनल ही। देखना एनसीईआरटी कहीं बोलती तो नहीं है उस केस में, फॉर्म्स हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलील। हाँ एक ही जीन है, ये जीन सेम ही है, जीन की 2 कॉपी है ना। हाँ हो सकता है दोनों डोमिनेंट हो, दोनों फंक्शनल हो दोनों नॉन फंक्शनल हो, कहीं ना कहीं वर्ड बोलता है एनसीईआरटी। नहीं 72 में फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखते हो तो उसका जो एंड है, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। एक चीज तो ये बोलता है, आगे कुछ और भी बोलता है, लेट मी 76। हाँ theoretically the modified allele could be responsible for production of normal less efficient enzyme, a non-functional enzyme, no enzyme at all। उसको उसने क्या बोल दिया, रिसेसिव एलील बोल दिया। जो काम कर रहा है उसको वाइल्ड एलील बोलते हैं, जो कि नेचुरल है, जो कि आया है। एक्चुअल में शुरू से ए ही था, शुरू में ए ही था, बाद में किसी ना किसी म्यूटेशन या किसी न किसी वजह से क्या हो गया, वो चेंज हो गया। हो सकता है उससे अच्छा भी बन जाए, हो सकता है उससे अच्छा भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, और हो सकता है थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाए, तो उसको हम लेस फंक्शनल बोल सकते हैं। एनवायरनमेंट भी ये काम करता है। मान के चलो पहले टेम्परेचर 30 डिग्री था और मेरे पास जीन आ गया 40 डिग्री को सहन करने का,
कि 40 डिग्री तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो 40 डिग्री अब क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। 30 डिग्री वाला क्या हो गया, रिसेसिव। गर्मी बढ़ गई 50 तक पहुंच गया, 40 वाला क्या हो गया, अब 50 वाला आना पड़ेगा। या तो आ जाओ, नहीं फिर इलिमिनेट हो जाओ, दैट्स इट। ये जेनेटिक्स है। जगाओ थोड़ा सा इसको, है ना, सोना नहीं है, ठीक है। समझ में आया? पहले जीन को समझ लेते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेसिस, इनको सब समझ लेंगे हम। रटिफिकेशन नहीं करना, जहाँ तक अभी धीरे धीरे चीज़ समझ में आएंगी, स्लोली स्लोली करते हैं, है ना। पहले नीचे की इंट करते हैं, फिर धीरे धीरे पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ठीक है। एक होता है सप्लीमेंट्री जीन, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, समझ में आ जाएगा। ऑल्दो सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम कर लेंगे, समझने के लिए हम कर लें। कुछ भी नहीं है, हाँ, क्वेश्चन नहीं आते, अब नहीं आते हैं। 2005 में आते होंगे, 6 में आते होंगे, अब नहीं आते ना। हाँ, वो अब नहीं आते। 2007 to 8 के बाद अगर आप करने की कोशिश करना कि वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, उससे पहले वाले अब इरेलीवेंट हो चुके हैं एज पर द न्यू सिलेबस। समस्या ये। चलो अब हम देख लेते हैं अगर हम कि इन्होंने कैसे काम किया। उसने सबसे पहले एलील्स लिए। कितने एलील्स होंगे, कितने एलील्स थे, कितने थे, 14 एलील्स थे। यानी कि जिसको मैं क्या बोलता हूं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कितने पेयर थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स 7 पेयर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, इधर की तरफ एक है डोमिनेंट और एक तरफ क्या है, रिसेसिव। अब ये रिसेसिव का मतलब क्या है, बताओ। अच्छा, पहले केस में हाइट कितनी है प्लांट की, ये हाइट, ये करैक्टर है। हाइट क्या है, इसका डोमिनेंट फैक्टर और इसका रिसेसिव फैक्टर होगा। करैक्टर क्या है, हाइट। हाइट तो कुछ भी हो सकती है, कम भी हो सकती, ज्यादा हो सकती। हाइट तो क्या है, करैक्टर। टोटल कितने करैक्टर लिए थे उसने, 7 करैक्टर लिए थे। बट कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर कितने थे, 7 पेयर्स थे। अगर करैक्टर की बात करें तो 7, कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर की बात करें तो 7 पेयर। कंफ्यूजन करता है कि नहीं, कंफ्यूज रहते हो इसमें आप कि कहने की बात सर क्या कहता, कुछ पता नहीं है। एलील्स कितने लिए थे उसने, 14 एलील्स। अगर मैं कॉन्ट्रास्टिंग एलील की बात करूं तो कितने लिए थे उसने, और जीन टोटल कितने थे अगर देखा जाए तो, करैक्टर मतलब जीन 7। हाइट पहले लिया उसने क्या, हाइट। कौन सा प्लांट लिया था उसने, मटर। ये क्या बोलते हैं, मटर पनीर खाने वाला मटर, वही तो लिया था उसने। अब एक प्लांट की हाइट अच्छी खासी है, टॉल में आ गया, और एक बेचारा बिल्कुल क्या है, छुटकुस है। क्या लगता है कौन से जीन बनाने की कमी रही होगी, क्या लगता है आपको, चलो बताओ, सोचो। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई ना कोई ऐसा होगा, 2-3 जीन तो होंगे, 2-3 प्लांट ग्रोथ हार्मोन तो ऐसे होंगे। एक तो ऑक्सिन है, लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है, और जिब्रेलिक एसिड इंटरनोडल है। उसके पास पक्का ये दोनों नहीं होंगे, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिक एसिड की कमी पा रही हो। बट उसको नहीं पता था सभी ये ऑक्सिन और जिब्रेलिक एसिड कैसे काम करते हैं। उसने बस देख के सब कुछ करके उसने बता दिया। सोचो कितना टैलेंटेड साइंटिस्ट होगा जिसको एक्चुअल में मॉलिकुलर बेसिस नहीं पता है, फिजियोलॉजी नहीं पता है, तब भी उसने काम कर दिया, इतना एक्यूरेट काम किया उसने। तभी समझ में नहीं आया, लोगों का डब्बा खोल हो गया, यार भाई कहना क्या चाहते हो। अब इसको इसने क्या बोल दिया, चलो ऐसे केस में भी आ सकता है और वो ऐसे केस में भी आ सकता है टॉल। देखो एक कॉपी तो काम कर रही है ना, बट ये प्योर नहीं है, बट ये प्योर नहीं है, ठीक है। इस केस में क्या है, सिर्फ एक ही केस में दोनों ही नॉन फंक्शनल होनी चाहिए, तब जाके क्या होगा, काम होगा, यही बात है। दूसरे नंबर पे उसने क्या लिया, उसने फ्लावर कलर की बात कर लेते हैं। फ्लावर कलर ऑब्वियसली कौन सा है, इसमें वायलेट है, इसमें कौन सा वायलेट है, बताना कौन सा वायलेट है भाई। ये क्या, ये तो पर्पल है, ये वायलेट है क्या, ये ना, हाँ ठीक है।
एक्चुअली ना गर्ल्स को ज़्यादा पता होता है कौन सेल ज़्यादा होती हैं. द नंबर ऑफ कौन सेल आर मच मोर देन द XY पर्सन्स. गर्ल्स में बाई डिफॉल्ट. ऐसा क्या रीजन रहा होगा, इवोल्यूशन ऐसा क्यों किया? एग्जैक्टली, बिल्कुल परफेक्टली आंसर. मेल को हंटिंग के लिए जाना होता था, तो मेल जो है शुरू से क्या बोलते हैं, उनको कैमोफ्लाज फिल्टर करना आता है उनको, यानी कि ब्लैक एंड वाइट को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं वो, रात को पहचान सकते हैं. तो नंबर ऑफ कौन सेल्स उसमें कम होती है, नंबर ऑफ जो है रॉड सेल में ज़्यादा होती हैं. इस वजह से रात को बहुत अच्छे से देख पाते हैं वो. रात को अच्छे से देखने में दिक्कत कहाँ आती है, लेडीज़ को आती है, फॉर श्योर आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एवोल्यूशन बोलता है. यस. गैदरर कौन थे, हंटर कौन थे, पूरे एरिया का ख्याल कौन रखते थे? मेल. शुरू से हमारा इवोल्यूशन, हमारी शुरू से क्या बोलते हैं वो देखोगे तो लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें पन्ने उठा के दे देंगे, आदि मानव दिखा देंगे, पता चल जाएगा आपको. आपके जीन्स झूठ नहीं बोलते हैं, आप कितना झूठ बोलते हो, आप किसी को कितना मैनिपुलेट कर सकते हो, जीन कभी मैनिपुलेट नहीं करते. जीन तो जीन है. इसी वजह से मैप देखना किसको अच्छे से आना चाहिए? मेल्स को. होता भी है, नहीं होता? होता है. गर्ल्स में बहुत दिक्कत होती है. गर्ल्स क्या है ये, थोड़ा सा अगर बाई चांस इधर उधर घूम जाए वो जीपीएस, फिर से सीधा करो इसको, ये करो वो करो, ये होता है ये यहां पे. अच्छा मेरे को ये बताओ, उस टाइम पे घर पे यानी कि उस लोकेशन पे रहने का काम लेडीज करती थी, मैन जो गैदरर एंड हंटर हुआ करते थे. लेडीज वहां पे कितने काम करती थी? उनको बाहर का भी ख्याल रखना होता था कि बच्चा खेल रहा है, वो घर भी संभाल रही होती थी और सारे काम कर रहे थे. मल्टीटास्किंग आज भी है उनका. आज भी देख लेना, ऐसे होगा फोन देखना, हाँ हेलो, हाँ मम्मी, हाँ ठीक है, सही चल रहा है, सब्जी चल रही है, सामने सीरियल भी चल रहा है, ठीक है, ऐसे करके, और एक दाल रखी हुई है उसके ऊपर, सीटी बज रही है, इधर बच्चा खेल रहा है, उसको भी नजर, पूरी सब चीज़ों के ऊपर नजर है. एक A to Z काम हो जाएंगे. वही मेल को दे दो ये काम, बोल दो कि ये काम कर रहे हो, ठीक है, बस वो सीटी लग जाए ना, एक सीटी लगे कुकर बंद कर देना, या फिर वो दूध गर्म करने के लिए रख दिया उसको वो कर देना. मजाल है ना? दाल खाने को नहीं मिलेगी, गाली खाने को शोर मिलेगी, इतना मैं कहता हूँ. आज भी मम्मी अगर आप लोगों को काम बोल दे, XY वालों को, कि कुकर की सीटी 3 के बाद बंद कर देना, भूल ही जाते हैं सीटी लगी कि नहीं, चल सीटी लग लग के पागल हो गई. ये फायदा देता था उस टाइम मेल को, फोकस. हंटिंग के टाइम सामने फोकस चल रहा है, बिल्कुल सामने क्या बोलते हैं, कोई चीज चल रही है, उसको बिल्कुल फोकस, आसपास की चीजों को क्लटर डिक्लटर करना होता है, तो वो ब्रेन में आ गया. अब यहाँ तो कुकर की सीटी देख लो या फिर टीवी देख लो, दो ही चीज़ होती है ना. जीन कभी झूठ नहीं बोलते, जीन कभी झूठ नहीं बोलते हैं. एक दूसरे को फालतू में बहस कर सकते हो सोशल मीडिया पे, बट जैसे ही आप एक जेनेटिक आंसर दे दोगे, आधे तो ख़त्म हो जाएंगे, आधे तो बोलेंगे कि भाई पता नहीं क्या कहना चाहता है, कौन सा बंदा है. फिर आपको लगेगा कि यार ऐसे छोड़ो, रहने दो, फिर आप स्पीचलेस हो जाओगे. फिर आप क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों के पास ज़्यादा मिलोगे जो उस चीज़ के लिए, समझने के लिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो. फिर आपका दायरा लिमिटेड होता जाएगा, दायरा लिमिटेड होता जाएगा, बट आपकी ग्रोथ, यही होता है. ये सोने से कुछ नहीं होता. 3 बार सो गए, तुम हाँ पानी पी के जाओ, उठो, नहीं यहाँ नहीं, पानी यहाँ पीना नहीं. हाँ, उधर से जाओ घूमते घामते, ठीक है. फ्लावर कलर, क्या ये डोमिनेंट है? ठीक है, फ्लावर जो कलर है जाओ, ठीक है, इसके. और ये सिर्फ इधर वाला क्या है? पिगमेंट होगा ही नहीं. अब फ्लावर के पोजीशन, तीसरे नंबर के फ्लावर पोजीशन, ऐसा कौन सा करेक्टर है इन दोनों में जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही शो होगा? होमो मतलब दोनों इक्वल, हेट्रो मतलब ऑड, तो ये ऑड है, ये क्या है?
तो ये होमो में भी एक्सप्रेस कर रहा है और हेटेरो में कर, ओनली होमोजाइगस में, ओनली होमोजाइगस में रिसेसिव वाले करेंगे। जितने भी रिसेसिव वाले करेक्टर हैं तो ऐसे वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। कौन से सिर्फ और सिर्फ, या फिर बोल दें कौन से सिर्फ प्योर फॉर्म में ही एक्सप्रेस करेंगे, ऑब्वियसली यही करेंगे। ये प्योर में भी कर जाते हैं और इम्प्योर में भी कर जाते हैं, है ना। हेट्रोजाइगोसिटी, हेट्रो मतलब ऑड, जाइगो मतलब गैमेट, ऑड गैमेट। फ्लावर पोजीशन, अगर फ्लावर जो पोजीशन है वो आपकी जो पोजीशन है, चाहे वो कोई सा भी हो, फ्लावर चाहे कोई सा भी हो, चाहे वाइट हो चाहे वटेवर, कलर की बात नहीं कर रहा, अब यहां पे बात कर रहा है किसकी है, पोजीशन की बात कर रहा है। तो फ्लावर पोजीशन अगर एक्सियल कंडीशन में है तो क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, और अगर रिसेसिव में है तो क्या हो गया, टर्मिनल हो गया। क्या हो गया, बिल्कुल टर्मिनल पे। तो यहां पे हो सकता है आपको ऐसे भी इमेज आपको दिखा दे वो, बजाय कि कुछ फालतू लिखने के, तब भी आपको करना ही होगा सिलेक्ट वो। ठीक है, 3 मैंने यहाँ पे करेक्टर्स कर लिए, यानी कि 3 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स भी मैंने कर लिए हैं, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ फैक्टर्स कर लिए हैं। एक ये फैक्टर हो गया डोमिनेंट फैक्टर, एक क्या हो गया, रिसेसिव फैक्टर हो गया, 3 कर लिए। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। हाँ, ये देखो मेरे को भी आइडिया नहीं है, बट जहां तक मेरे को लग रहा है कि फ्लावर की पोजीशंस के लिए एक्सिलरी बड डिसाइड करती है। एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड जब स्टेम बना रही होती है, ठीक है, वहां से जो क्या बोलते हैं, हमारे जो फ्लावरिंग करने वाले जो हार्मोन है वो वहां तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, उसको पहुंचने दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, वहां वो डिसाइड करता है। तो कहीं ना कहीं इसमें फ्लोएम का भी रिस्पॉन्स हो सकता है, जाइलम का भी रिस्पॉन्स हो सकता है। बेसोबेटल में दोनों केस में यस, क्यों नहीं डिसाइड करते, तभी तो डिफरेंट हो जाते हैं। दैट्स वाई दिस इज लाइफ। हर एक पर्सन में, हर एक उसमें कुछ ना कुछ जीन डिफरेंट तरीके से काम कर रहे होते हैं, है ना। इसी वजह से यही तो ब्यूटी है, यही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि चल क्या रहा है। नेचुरल साइंस को समझना ही नेचुरल साइंस है। समझ में आया, फोटोन कैसे काम करते हैं हमने फिजिकल साइंस पढ़ ली, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैसे बिहेव कर रहे हैं हमने केमिस्ट्री समझी है, उससे ऊपर बायोमोलिक्यूल्स कैसे बिहेव करते हैं हमने सेल बायोलॉजी समझी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझी, सेल्स कैसे काम करती हैं हमने सेल बायोलॉजी समझी उससे, ठीक है, टिश्यू कैसे काम करते हैं हमने उससे टिश्यू का लेवल पढ़ा। यही तो है साइंस, है ना, एंडलेस। इसके बाद क्या आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल मटर, मटर के जो सीड हैं, अब यहां पे एक तो सीड आ गया और एक क्या आ गया, पॉड आ गया, ठीक है। सीड, कलर, सीड। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर हम बात करते हैं सीड तो ग्रीन नहीं होते, सारे तो ग्रीन होते हैं, फिर ये डोमिनेंट येलो बताता है, ये कोई बात हुई, ये कोई बात हुई, बताओ। आपने मटर तो छीले ही होंगे, सो कॉल्ड, है ना, सारे ग्रीन होते हैं, कुछ 2-4 मटर इधर उधर भी गिर जाते हैं कोनों में, कुछ टाइम बाद क्या ग्रीन रहते हैं वो, मैच्योर होने के बाद क्या हो जाते हैं वो, येलोइश हो जाते हैं। उसमें से कुछ मटर ऐसे रहते हैं और कुछ मटर बेचारे रिंकल से हो जाते हैं, तो वो सीड शेप हो रही है, वो बात अलग है। सीड शेप अलग बात है, सीड कलर अलग बात है। कलर है कहीं ना कहीं क्रोमोजेनिक, क्रोमोप्लास्ट का एक्यूमुलेशन ही क्या डिसाइड करेगा, सीड कलर डिसाइड करेगा। समझ में आया। जब मैं सीड कलर की बात करता हूं तो मैं सीड के कोटिलिडन की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, सीड के कोटिलिडन की बात करता हूं। समझ में आया, सीड कोट की बात नहीं करता। इज इट क्लियर, कोटिलिडन की बात करते हैं। तो येलो, ठीक है, और अगर ये है ग्रीन तो क्या होगा, सिर्फ एक ही कंडीशन में ऐसा होगा, ओनली वन कंडीशन में, प्योर फॉर्म में। इसके बाद है सीड का शेप। सीड का एक तो कलर हो गया, सीड का एक क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। भाई बिल्कुल परफेक्टली राउंड है,
तो हमने क्या बोल दिया उसको, डोमिनेंट बोल दिया उसको। ठीक है, दो केस में हो सकते हैं डोमिनेंट, इस केस में, और रिंकल्ड यानी कि कमी रही होगी किसी स्टार्च की, सीड कोट में स्टार्च की कमी रही होगी, जिस वजह से सीड क्या नहीं हो पाया, राउंड नहीं हो पाया। इसी वजह से हमने क्या बोल दिया उसको, रिंकल्ड सीड बोल दिया हमने। दोनों होते हैं हमारे पास, मिक्सअप होते हैं, बट उसने उस चीज को आइसोलेट करके आगे ग्रो करवाया था उसने। इसको अलग रखो, इसको अलग ग्रो करवाओ। सोचो कितनी मेहनत की होगी, 7 साल तक हर एक साल उसने कम से कम 20 क्यारी लगाई थी, छोटी छोटी 20 से 30 क्यारी हर साल। 20 से 30 क्यारी छोटी छोटी नहीं होती, इससे भी ज़्यादा लगाई होंगी, 20 से कम बोल रहा हूँ मैं। और 3 से 4 महीने मटर पक के तैयार हो जाता है, तो साल में 3 बार, यानी कि 60 टाइम्स इन 1 ईयर पर करेक्टर। तो कितने करेक्टर थे, 7 करेक्टर थे, तो कितना हो गया, अराउंड इनटू 7 ईयर्स कितना हो गया, आप देख सकते हो कितना हो गया, 2900 से भी ऊपर, 3000 टाइम उसने खेती की थी उसकी। इम्पॉसिबल लगता है, इम्पॉसिबल। एक हमें कोई बोल देना चाय बनाई, अरे 2 बार चाय बना तो तीसरी बार खुद ही बना लो, चाय नहीं बनती हमसे, हमसे चाय नहीं बनती। हम उनके नीचे, उनके क्या बोलते हैं, उनके अगर समक्ष हम देखते हैं हम कितने गौण हैं, या फिर अगर बहुत सिंपल इंग्लिश में बोलूं, इन द फ्रंट ऑफ दैट साइंटिस्ट वी आर माइक्रोस्कोपिक। देखो इनको देख लो, पहले पहले देखो, देखो। हो गया, अब और आएंगे, देख लो पहले सलिस, देख लो, देख लो, कोई म्यूटेटेड निंजा हट टर्टल ना घूम रहे हो, घूम तो नहीं रहे, है ना, बस ज्यादा से ज्यादा किसी का चश्मा लगा है, किसी का चश्मा, कोई थोड़ा सा छोले भटूरे ज्यादा खा के आया, थोड़ा सा कम खा के आया, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इसके बाद आता है पॉड। अब इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है आपकी, पॉड जो कलर है ना बिल्कुल उल्टा है। आप बिल्कुल मैच्योर पॉड भी ले आओगे ना, तब भी आपको येलो कलर का नहीं दिखेगा, वो दिखेगा क्या क्या, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर का दिखेगा। बट जरूरी नहीं है कि उसके अंदर जो मटर हो, कुछ भी हो सकते हैं, समझ में आया, वो कुछ भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हो, ऐसे आए क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अगर आपकी इतनी ही क्या बोलते हैं, अगर आप उन्होंने आपकी दिमाग के जो स्ट्रिंग को इतना भी टच नहीं करवाया, देख लो अभी भी कुछ देखने वाला कुछ है, बच्चा बताओ, देख लो देख लो, तो फिर तो शर्म की बात है। पॉड ग्रीन कलर है तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये डोमिनेंट। और अगर वो येलो कलर है तो क्या हो गया, रिसेसिव। और हो सकता है इसके अंदर ग्रीन कलर सीड हो, हु नोज, येलो भी हो सकते हैं, इसके अंदर येलो भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे एक ही को, एक टाइम पे मैं एक ही को डिसाइड करूंगा, मैं एक टाइम पे मैं एक को ही लेके चल रहा था वो, और बाद में उसने मिक्सअप भी किए थे, एल्गोरिदम, पूरा पूरा एल्गोरिदम बनाया था उसने उस टाइम, हैंड रिटन रखता था ऐसे करके, और छोटे छोटे जार रखे थे उसने, कम से कम ये मान के चलो कि 1000 छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए थे। हमें तो ये नहीं पता चलता जीरा किस में है और मेथी किस में है, ठीक है। उसने 1000 जार रखे होंगे, उसने रखने ही पड़े होंगे, नहीं तो कर ही नहीं सकता, अकेले ने किया था, उसके पास तो कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं था। पानी पियो अच्छे से, और अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो एक बार रेस्ट कर लो, आसपास आप वॉक कर लो, ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, पॉड शेप। कॉटिलिडन, कॉटिलिडन सीड कोट की बात नहीं की ना मैंने, कोट को हटा के अंदर से देखो, तोड़ के देखो उसको क्या बन रहा है, वो ग्रीन है कि येलो है, वो कह रहा हूँ, ठीक है, उसको बोल रहा है वो। इसके बाद क्या है उसकी पॉड शेप।
अगर इन्फ्लेटेड है, बिल्कुल इन्फ्लेटेड है, तो क्या आ जाएगा? तो डोमिनेंट आ जाएगा। अगर कुछ ऐसी होती है ना, मटर ऐसे दिख रहे होते हैं कई के, जो बहुत कम है ना, वो क्या है? रिसेसिव होते हैं। और ये ऐसी फलियां कम होती हैं, अगर लेके आते हैं तो ऐसी फलियां ज्यादा होती हैं। होता है कि नहीं होता? ये अपन देखते हैं हम। तो ये कितने हैं? ये 1 2 3 4, ये क्या हो गए? इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूं। कितने करेक्टर हैं इसमें? दो करेक्टर यहां दिख रहे हैं, फ्लावर पोजीशन एंड फ्लावर कलर। यहां पे क्या दिख रहा है? पॉड शेप। ध्यान से देखो, ग्रीन बनाया मैंने, तो पॉड कलर। ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? सीड शेप, एंड मैंने येलो बनाया हुआ, तो क्या हो गया? सीड। एक स्टेम रह गया। अब इसके कंपेयर में मैंने कुछ लिखा नहीं, तो आपको ये बताना मुश्किल हो गया कि ये बात है। बस टाइम तो नहीं हुआ ना अभी? अच्छा अच्छा, ये बात है। मतलब हाइट के हिसाब से 7 के 7 आ गए हैं। अगर मैं इसको हाइट को लेता हूँ, 7 के 7 आ चुके हैं। ये चीज भी याद नहीं कर सकते। अब इसमें डोमिनेंट कितने हैं, रिसेसिव कितने हैं, ये बता दो बस। फ्लावर पोजीशन रिसेसिव है, फ्लावर कलर रिसेसिव है। यस और नो? ये प्योर लाइन है, इसका मतलब इस दोनों केस में ये क्या है? प्योर लाइन है। पॉड शेप कलर में, पॉड शेप के केस में क्या है? ये डोमिनेंट है। पॉड कलर के केस में भी क्या है? ये डोमिनेंट है। सीड शेप के में केस में क्या बोलते हैं? रिसेसिव है। सीड कलर के केस में ये डोमिनेंट है। और हाइट के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है? डोमिनेंट है। इसी को ध्यान रखना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ने की बात तो है? साल में 3 बार, इजीली अवेलेबल। इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग करना आसान था। बर्ड पॉलिनेशन होती थी। इमेस्कुलेशन बैगिंग एफर्ट करना पड़ता था, तो वो इसकी वजह से क्या होता था? वो सीड कलेक्ट करने इजी थे, सीड कलेक्टिंग टाइम कम था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आज के लिए हमारा हो गया डन। अगले चैप्टर में पूरा खत्म हो जाएगा ये। और हाँ, एक चीज है जो पिछले चैप्टर की खास करके सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी